हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 28 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल? फर्स्ट, it represents elected members along with MLAs and chairpersons of block development councils. Second, the district planning committee will completely be replaced by district development council. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है रिसेंटली आप सबको पता होगा काफी न्यूज में है, बिकॉज उसके इलेक्शंस हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं along with the MLAs and chairpersons of the earliest block development councils। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज वहां पे अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी तो काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी का मेन काम क्या होगा? टू कोऑर्डिनेट विद द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो पॉलिसीज है उसको रेगुलेट एंड डायरेक्ट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी जो है वो डायरेक्ट करेगी। सपोज ये कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी के चेयरपर्सन होंगे, और उसके अंदर जो एरियाज है, एरियाज के अंदर जो एमएलएज है, वो एमएलएज को भी ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी में ऐड किया जाएगा। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे ये कहा है कि ये टोटली अब रिप्लेस हो जाएगी। सो द आंसर विल बी ए वन ओनली। सो प्रधानमंत्री ने कहा है कि डीडीसी पोल्स अ न्यू चैप्टर इन द डेमोक्रेसी। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में जो पोलिंग हुआ था उसके रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020? फर्स्ट, it is an anti-conversion law introduced by Madhya Pradesh on the lines of UP's, that is Uttar Pradesh, similar ordinance. Second, it makes forcible conversions a cognizable and non-bailable offense. And third, it also aims to punish religious leaders facilitating forcible conversions. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कल के न्यूज़पेपर में ही था कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट जो है उन्होंने ये एंटी कन्वर्जन बिल जो है उसको अप्रूव कर दिया है। उसके यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं कि 10 साल की सजा हो सकती है अगर मैरिज के थ्रू कोई फोर्सिबल कन्वर्जन होता है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, एल्योरमेंट, फोर्स, अनड्यू एडवांटेज, कोएर्शन, मैरिज और एनी अदर फ्रॉडुलेंट मीन्स। और ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होगा, मतलब कि अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, एंड इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। दूसरा कि यहां पे अगर मान लो कि कोई कन्वर्जन हो रहा है तो उनको 60 दिन पहले 60 डेज बिफोर एडवांस एप्लीकेशन देनी होगी टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ रिलीजियस लीडर्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है कि दे आर फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जेंस, तो उनको भी 60 दिन पहले एडवांस में एप्लीकेशन देनी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं किस तरीके से इस बिल के प्रोविजंस लाए गए हैं। सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। Question number 3, which of the following statement is or are correct about Jal Jeevan Mission? First, it aims to create local infrastructure for rainwater harvesting. Second, it aims to provide piped water supply to all urban households by 2024. And third, it will cover various central and state schemes in this regard. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 एंड 3। सेकेंड इज इनकरेक्ट। पहला जो है वो करेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि यहाँ पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, उसी के साथ में ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, और जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज किया जा सके इन दी एग्रीकल्चर। सो दीज 3 आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस जल जीवन मिशन। और उसका टारगेट क्या है? 2024 तक 24/7 पाइप्ड वाटर सप्लाई देना, नॉट टू द अर्बन हाउसहोल्ड्स, इट इज टू द रूरल हाउसहोल्ड्स। अर्बन हाउसहोल्ड के अंदर ऑलरेडी सिचुएशन जो है वो अच्छी है, तो ये रूरल हाउसहोल्ड के लिए है। सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड इज करेक्ट,
कि इसके अंदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम है उनको कन्वर्ज किया जाएगा. सो द आंसर इज सी 1 and 3. सो जल जीवन मिशन की अकॉम्प्लिशमेंट क्या है वो कल के न्यूज़पेपर में था. इट एड्स 1 lakh वाटर कनेक्शंस डेली. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अमर्त्य सेन? फर्स्ट, he has made tremendous contributions in the field of disease treatment. Second, he was awarded with Nobel Prize and Bharat Ratna. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. अमर्त्य सेन जो है काफी लोगों को पता होगा कि उनको इकोनॉमिक साइंस के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था. उन्होंने काफी अच्छी अच्छी फील्ड में कंट्रीब्यूशंस दिया है. पॉवर्टी इराडिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीजों के अंदर. तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकंड इज करेक्ट कि उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था एंड उनको भारत रत्न भी दिया गया था. सो द आंसर इज बी सेकंड ओनली. अमर्त्य सेन जो है वो अभी इसलिए न्यूज में है बिकॉज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो लैंड ग्रैबिंग का इश्यू चल रहा है तो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट दी है कि इट इज अ रो ओवर दी हाउस अ पॉलिटिकल इश्यू. Question number 5. Which of the following statement is or are correct about use of nanoparticles for cancer treatment? First, it is done by using nanomicelles, which are extremely small structures used for targeted therapy. Second, the dual property of nanomicelles makes them perfect carrier for drug delivery. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अब ये क्वेश्चन जो है वो कल के न्यूज़पेपर में से है जहां पे ये नैनो मिसाइल्स जो है यूजिंग नैनो पार्टिकल्स उसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज लिया जा सकता है. तो ये काफी डिटेल में दिया गया है, इसके अंदर काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है. यहां से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है जहां पे ये कहा गया है कि नैनो मिसाइल्स इट इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर एंड हैव बीन नोटेड एज इमर्जिंग प्लेटफॉर्म इन टारगेटेड थेरेपी. अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि आउटर शेल जो है वो हाइड्रोफिलिक है एंड इनर शेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर ड्रग ऐड करके आप इजीली इस ड्यूअल प्रॉपर्टी की मदद से ड्रग डिलीवर कर सकते हैं पर्टिकुलर टारगेटेड थेरापी के लिए फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट. सो द आंसर इज सी बोथ 1 and 2. ये कल के न्यूज़पेपर में था. पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, काफी सारी डिटेल्स ऐसी है कि जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द इंडियन इकोनॉमी वाज अफेक्टेड ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड फ्लॉड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी बिफोर कोविड-19. सेकेंड, यूज ऑफ एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट अफेक्टेड इकोनॉमी ऑफ ऑल द स्टेट्स इन दिस ईयर. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ये जनरलाइज स्टेटमेंट दिए गए हैं कि कोविड-19 से पहले भी इंडियन इकोनॉमी जो है उसका स्लो डाउन चल रहा था. तो उसके रीजन ये भी हो सकता है और ये प्रूव भी हुआ है कि डीमोनेटाइजेशन जो है उसकी इंपैक्ट है और जीएसटी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ. तो ये इंपैक्ट की वजह से इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन देखने को मिली थी. और फिर लॉकडाउन के अंदर जो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट इंपोज किया गया वेरियस स्टेट्स के अंदर, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस जारी की. तो बदलती गाइडलाइंस को चलते इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रेड जो है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी. तो सभी स्टेट जो है वहां की इकोनॉमी के ऊपर ये इफेक्ट हुई. आंसर इज सी बोथ 1 and 2. कल के न्यूज़पेपर में ये पूरी स्टोरी दी गई है कि किस तरीके से कोविड-19 पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन कैसे हुआ, टेक्निकली इकोनॉमी का रिसेशन कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरीके से अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर हो रही है. सो द आंसर विल बी सी बोथ 1 and 2. काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए, कल के न्यूज़पेपर में है. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about recent report of Center for Economics and Business Research? First, India will become 5th largest economy of the world by the end of 2021. Second, India's growth will naturally slow down as India becomes more economically developed. And third,
चाइना वुड ओवरटेक यूएस बाय 2028 टू बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये भी कल के न्यूज़पेपर में था। इंडिया टू बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025 और स्टेटमेंट में क्या लिखा है 2021, तो इसलिए ये गलत होगा। आप सोच सकते हैं कि अभी सिचुएशन ऐसी है तो ऐसे में हम यूके को कैसे सरपास कर सकते हैं टू बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सेकंड जो है वो करेक्ट है। इंडिया को लेके काफी सारे प्रेडिक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहले इंडिया ने यूके को ऑलरेडी सरपास कर दिया था 2019 में टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन जब कोविड-19 पैंडेमिक की इफेक्ट देखने को मिली, सो अगेन यूके हैज सरपास्ड इंडिया इन 2020। नाउ वी आर एट द सिक्स्थ। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि फ्यूचर क्या हो सकता है, तो इंडियन इकोनॉमी वुड एक्सपांड बाय 9% इन 2021, 7% इन 2022। लेकिन आप सबको पता है कि कोई भी डेवलप कंट्री है, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है तो ग्रोथ रेट जो है वो नेचुरली स्लो डाउन हो जाता है, राइट। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और अगर चाइना की बात करें तो यहां पे दिया गया है कि चाइना वुड ओवरटेक यूएस टू बिकम दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी इन 2028। पहले ये 5 इयर्स लेटर प्रिडिक्शन था कि अराउंड 2033 के अंदर चाइना जो है यूएस को सरपास करेगा, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी जो है वो फास्टर ग्रोथ रेट के चलते यूएस को 5 साल पहले ही सरपास कर देंगी। सो द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8। अब जितने भी क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, the COVID-19 vaccination will be a part of universal immunization program of the government. Second, the dry run of the vaccination is currently being carried out in some states to ensure efficiency. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है कि हर किसी को ये वैक्सीन देनी है। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए आपको पता है कि ऑलमोस्ट 20% जितनी पॉपुलेशन को टारगेट किया गया है, तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड इज करेक्ट। अभी काफी सारे स्टेट्स के अंदर ड्राई रन चल रहा है। अब ये ड्राई रन क्या है, तो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है जिसके अंदर ये कहा गया है कि ड्राई रन के अंदर ये जो अलग अलग फेज के ट्रायल है वो कैरी किए जाते हैं। उसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म क्या होना चाहिए वो भी चेक किया जाता है, किस तरीके से सारे बेनिफिशियरीज को वैक्सीन मिल रही है या नहीं। तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, ड्राई रन कहते हैं। तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। आंसर इज बी, सेकंड ओनली। तो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है जिसके अंदर वेरियस गवर्नेंस के मेजर्स है वो लिए जाएंगे इस ड्राई रन के फेज में। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इन इंडिया roughly 20% of the population will be vaccinated for COVID-19 by mid-2021. Second, the Serum Institute of India is world's largest vaccine producer. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है इसका सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी मैंने बताया कि इंडिया के अंदर जो 3-4 क्राइटेरिया है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो हेल्थ वर्कर है, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, तो ऐसे लोगों का डेटा अभी कलेक्ट किया जा रहा है, उन सबको वैक्सीन दी जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इससे ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन होती है। एंड सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें सो जनरली इट इज द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। वैक्सीनेशन के अंदर एक और आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में, टॉवर्ड्स एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, तो जिसके अंदर स्टार्टिंग में आपको ये सब फिगर्स जो है वो मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी एरिट्री, ऑप्शन सी सूडान एंड ऑप्शन डी सोमालिया। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, सूडान। अब देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, ये जो रीजन है
ऐसे किसी एनिमल का हॉर्न हो ऐसा लगता है। तो यहाँ पे जो टोटल 4 कंट्री है उनको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। उसमें है एरिट्री, फिर है जिबूटी, फिर इथोपिया एंड सोमालिया। सूडान जो है वो यहाँ पे है एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। सो द आंसर इज सी, सूडान। अभी सूडान जो है वो न्यूज में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये डेजिग्नेट किया था कि सूडान एक ऐसी कंट्री है कि जो टेररिज्म को बढ़ावा देती है फाइनेंशियली। तो इस वजह से ये सूडान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।